हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अगर हम सिंपली बात करें तो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हो रही है वो स्टिमुलस के फॉर्म में होती है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी कैसे एक्ट और रिएक्ट कर रही है या रिस्पॉन्ड कर रही है, उसी को हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। A living organism respond and react to the changes in the environment, and these changes are called stimuli। और एक सिंगल यूनिट को स्टिमुलस कहते हैं in the such as light, sound, cold, smell, touch, etc. Both plant and animal respond to the stimuli in different manner। अब एनिमल्स के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है मेनली नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से होता है, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद हम जानेंगे प्लांट्स के अंदर किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो एनिमल के अंदर नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम अच्छे से समझिएगा। नर्वस सिस्टम सबसे पहले हम बात करते हैं। नर्वस सिस्टम जो होती है हमारे नर्व्स और मस्कुलर टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। नर्व्स क्या होती है? नर्वस टिश्यू मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, जिसको नर्व सेल्स कहते हैं, विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। अब ये इन्फॉर्मेशन लेके कौन आता है? रिसेप्टर्स लेके आते हैं, जो अलग अलग सेंस ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? 5। ईयर, नोज, टंग, हमारी स्किन एंड हमारी आइज। ईयर्स के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं, ईयर का काम होता है सुनना, सुनने के साउंड की साइंटिफिक जो टर्म है फोन होती है, तो इनको फोनो रिसेप्टर्स कहते हैं ईयर्स के अंदर। इट हेल्प इन हियरिंग एंड मेंटेनिंग द बैलेंस। अगर हमारे ईयर में कोई इम्पेयरमेंट होता है तो ना तो हमारी सिर्फ सुनने की प्रॉब्लम होती है, ऊंचा या नीचे सुनने लगते हैं, हमारे साथ साथ बैलेंस की भी प्रॉब्लम होती है। हम लड़खड़ाने डगमगाने लगते हैं, डिजीनेस होने लगती है, कभी कभी वोमिटिंग भी हो जाती है अगर हमारे ईयर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अगर आइज़ की बात करें तो उनका काम है लाइट को सेंस करना, तो हमारे लाइट को क्या कहते हैं? फोटो। तो उसके अंदर कौन रिसेप्टर होंगे? फोटो रिसेप्टर्स आइज़ के अंदर। वही हम अगर बात करें स्किन की, तो उनका काम क्या होता है? सेंस करना, ठंडा या गर्म, तो थर्मल। ठंडा या गर्म जो भी टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ है उसमें आता है थर्मल, तो उसको हम बोलेंगे थर्मो रिसेप्टर। सेंस हीट, टच या कोल्ड को फील करने का काम हमारा स्किन का होता है। नोज़ का काम होता है सूंघना, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहेंगे इसको। और टंग टेस्ट के काम करता है, तो इनके अंदर इसका नाम होगा गैस्ट्रो रिसेप्टर। तो सबके काम पे डिपेंड करता है कि उसका नाम क्या होगा। होप आपको ये साइंटिफिक टर्म्स समझ में आए होंगे। टंग टेस्ट, गैस्ट्रो, नोज स्मेल, ऑल्फैक्टो, स्किन टच, थर्मो, एंड आइज फोटो, एंड ईयर्स फोनो। अच्छे से टर्म्स सारे क्लियर हो गए। अब एक न्यूरॉन की बात करते हैं कि न्यूरॉन होता क्या है, दिखता कैसा है। तो आपके स्क्रीन पे न्यूरॉन सेल का डिस्प्ले है। न्यूरॉन सेल में सबसे पहले डेंड्राइट्स होती हैं, जो आपको ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। वहाँ वो रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करके हमारे सेल बॉडी को देते हैं। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस दिख रहा है आपको। फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सॉन तक जाती है, और एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन तक जाती है। एक्सॉन के बीच में माइलिन शीथ होती है, और जहाँ वो एक्सॉन ख़त्म होता है, एक्सॉन जो होता है लॉन्गेस्ट टिश्यू होता है, जहाँ ये एक्सॉन ख़त्म होती है उसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। तो इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट से नर्व एंडिंग तक जाती है, दूसरे एक्सॉन तक, दूसरे न्यूरॉन तक, या मस्कुलर टिश्यू तक, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड केमिकल इम्पल्सेस। ठीक है, तो केमिकल इन्फॉर्मेशन से इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज होती है, फिर इलेक्ट्रिक से केमिकल में, और इसी तरीके से सोन हमारे इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन होता है फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन अभी अभी आपको बताया। सबसे पहले क्या होगा? रिसेप्टर्स जो है डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स के टिप्स पे रहते हैं रिसेप्टर्स। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स इज एक्वायर्ड इन द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप्स
of the neuron cell as chemical reaction that create an electric impulse। तो ये डेंड्राइट्स एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट करेंगी, ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू। दिस इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट्स टू द सेल बॉडी, ठीक है, और फिर उस सेल बॉडी से वो कहाँ जाएगा, इंफॉर्मेशन एक्सॉन तक जाएगा। द केमिकल आर रिलीज एट द एंड ऑफ द एक्सॉन बाय द अफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और इसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के इफेक्ट से वो जो केमिकल है एक्सॉन में रिलीज हो जाएगी। दीज केमिकल क्रॉस द गैप, जिसको हम साइनेप्स कहते हैं, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है साइनेप्स कहते हैं। तो दिस केमिकल क्रॉस द गैप एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट एक्सॉन। तो जिस तरीके से ये डेंड्राइट्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट हुई थी केमिकल रिएक्शन से, उसी तरीके से अगले न्यूरॉन में भी सेम काम होगा और सो ऑन ये चलेगा। दिस सिमिलर साइनेप्स फाइनली अलाउज द डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन सेल टू द सेल मसल्स और द ग्लैंड। तो अब फाइनली इसी प्रोसेस से किसी सेल या मसल या ग्लैंड में जहाँ भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है पहुँच जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ये हमारा वो पूरा जंक्शन है जहाँ पे हमारा न्यूरॉन और मसल्स टिश्यू का आपको एक्सचेंज दिखाया है इम्पल्स के, इलेक्ट्रिक इम्पल्स का। आप येलो पार्ट से जो देख रहे हैं वो है एक्सॉन ऑफ द मोटर जंक्शन, जो कि हमारे नर्व टिश्यू है, ठीक है। और ये जो पिंकिश दिख रही है वो हमारा मस्कुलर टिश्यू है। इसका हम जूम व्यू, माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको दिखा रहे हैं राइट हैंड साइड पे। वहाँ पे एग्जैक्ट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, जो हमारी एक्सॉन जो मोटर जंक्शन है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आके प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से केमिकल को रिलीज़ करेगी, ठीक है, साइनेप्टिक वेसिकल से, और फिर उसे रिसीव कौन करेगा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में मसल्स रिसीव करेंगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स का मूवमेंट होता है। पार्ट्स क्या उनसे होते हैं न्यूरॉन के, सबसे पहला बताया था डेंड्राइट जो इंफॉर्मेशन अक्वायर करती है, सेल बॉडी द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द डेंड्राइट्स ट्रेवल as an electric impulse in the cell body, and then axon is the longest fiber on the cell body is called the axon. It transmits the electric impulse from cell body to the dendrites of the next neuron, ठीक है। साइनेप्स वो गैप होता है between the nerve ending of one neuron and the dendrites of the other neuron। तो आप समझ सकते हैं जहाँ पे एक न्यूरॉन ख़त्म होगी वो है नर्व एंडिंग, तो दूसरी जो शुरू होगी वहाँ पे कौन मिलेगा, डेंड्राइट्स। तो नर्व एंडिंग और डेंड्राइट्स एक दूसरे से कनेक्ट करती है, उसके बीच का जो गैप होता है उस बीच के गैप को साइनेप्स कहते हैं। हियर द इलेक्ट्रिक सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। तो चेंज होने से पहले जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स था वो केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाएगी फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। समझ में आ गया कैसे कैसे सिग्नल्स चेंज हो रहे हैं इलेक्ट्रिक से केमिकल में। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। एक एक्शन होता है जब हमारी बॉडी किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्ट करती है, सडन रिएक्ट करती है, ठीक है। जैसे हाथ चलता है तो हम क्या करते हैं, तुरंत हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। कोई पिन चुभती है तो फौरन हाथ हटाते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से होता है। क्विक और सडन और इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलाई इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। और इस एक्शन को होने के लिए एक पाथवे की ज़रूरत पड़ती है, उस पाथवे को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है। स्टिमुलस इज ऑब्जर्वेबल और डिटेक्टेबल चेंजेस इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिएक्ट। स्टिमुलस के बारे में बता दिया था कि हमारे बॉडी के अंदर या बाहर कोई भी एनवायरमेंटल चेंजेस हो रही है वो हम स्टिमुलस कहते हैं, और प्लूरल स्टिमुलाई होती है इसकी। रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रिक इम्पल्स पासेस ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो कैसे काम करता है रिफ्लेक्स एक्शन हमारा, एक रिफ्लेक्स आर्क एक पाथवे की तरह थ्रू काम करता है। जैसे आप
डिस्प्ले में एक फिगर देख रहे हैं। सबसे पहले आपकी हाथ जली, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को आपने छुआ, चाहे पानी गर्म करते वक्त, चाय बनाते वक्त, दूध उबालते वक्त, तो तुरंत आप हटा लेते हैं। लेकिन ये जो तुरंत हुआ ना, वो कैसे हमारे स्पेसिफिक एक पाथ से हुआ वो हम देखते हैं। सबसे पहले स्टिमुलस हॉट, हमारी स्किन थर्मोरिसेप्टर उसको छुई, हमारे सेंस जो रिसेप्टर्स है स्किन, उसने काम किया, एक एफरेंट पाथवे बनी और वो मैसेज लेके कहाँ गई, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड ने उसको इफरेंट पाथवे से हमें मैसेज दिया कि तुरंत अपना हाथ हटा लो। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट को हम इसमें लाएंगे तो ये पाथवे बड़ी हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा और हमको हार्म हो सकता है, हमारे हाथ ज़्यादा जल सकता है, हमें ज़्यादा खून निकल सकता है। तो इसलिए पाथवे को छोटा करने के लिए हमारा रिफ्लेक्स एक्शन जो है क्विक, सडन, इमीडिएट काम करता है टू रिस्पॉन्ड एनी एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई। तो रिस्पॉन्सेस 3 तरीके के होते हैं, या तो वॉलेंट्री रिस्पॉन्स होगा जो हमारे कंट्रोल में होगा, या इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होगा जो हमारे सेल्फ कंट्रोल में नहीं होगा, या रिफ्लेक्स एक्शन होगा जो कि अभी बताया, जो स्पाइनल कॉर्ड करती है। सो द वॉलेंट्री कंट्रोल बाय द ब्रेन, फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग, राइटिंग, थिंकिंग। इनवॉलेंट्री कंट्रोल बाय मिड ब्रेन, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, ये सब होती है, जिसमें एग्जाम्पल है हार्ट बीट, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन। ये सब किसका काम है? मिड ब्रेन का। इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, हम हार्ट बीट को नहीं कंट्रोल कर सकते, हम रेस्पिरेशन को नहीं कंट्रोल कर सकते, हम वॉमिटिंग को नहीं कंट्रोल कर सकते। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल विड्रॉल ऑफ द हैंड ऑन टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट। नीड क्या है रिफ्लेक्स आर की, वो मैंने आपको समझा दिया, ताकि हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, इसीलिए क्विक रिस्पांस की ज़रूरत होती है। तो हमारा रिफ्लेक्स आर्क काम करता है वहाँ पे। आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें होती है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम आता है वो सारे नर्व्स जो कि क्रेनियम से निकलते हैं, ब्रेन से निकलते हैं, और वो सारे नर्व्स जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। तो अगर हम बात करें CNS की, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और उनसे निकलने वाले जितने भी नर्व्स हैं जो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स या विसरा को कनेक्ट करते हैं, वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। जैसे क्रेनियल नर्व्स जो कि दिमाग से, ब्रेन से निकलेंगे, और स्पाइनल नर्व जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे। ह्यूमन ब्रेन की अगर हम बात करें तो वो मेजरली 3 सेक्शन में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन यानी सामने का, ऊपर का हिस्सा, मिड ब्रेन बीच वाला, हाइंड ब्रेन पीछे वाला। फोर ब्रेन के अलग अलग फंक्शन से आइए एक एक करके जाने। सबसे पहले फोर ब्रेन के बारे में हम जानेंगे। सेरिब्रम, जो पूरा मेजर ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा है ना, जो स्कल के नीचे है, ब्रेन बॉक्स के नीचे है, वो पूरा पार्ट हमारा फोर ब्रेन है, सेरिब्रम। बीच का जो आपका पार्ट दिख रहा है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारा मिड ब्रेन है। और जो पीछे का पार्ट दिख रहा है, सेरिबेलम, मेड्यूला, पोन्स, ये हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो होप आपको ब्रेन के तीनों पार्ट समझ में आए। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। फोर ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, पूरा का पूरा सेरिब्रम फोर ब्रेन के अंदर है। फंक्शन क्या है? हमारी थिंकिंग,
जो भी हम सोचते हैं वो हमारी फोर ब्रेन कंट्रोल करती है। हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को फोर ब्रेन कंट्रोल करती है। हमारी मेमोरी वाला जितना भी याद रखना, किसी भी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, कोई सामान रख के हम भूल जाते हैं, वो सब फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। हम अपने सब्जेक्ट्स को याद रखते हैं, एग्ज़ाम में लिख पाते हैं, वो सब फोर ब्रेन का काम है। It receives the sensory impulses from various part of the body and integrate it। जितना भी सेंसरी इम्पल्सेस है वो रिसीव करना और उसको इंटीग्रेट करना फोर ब्रेन का काम है। और हमारी भूख को भी यही कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन कंट्रोल करती है हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस को, सच एज हमारे पीपल का साइज कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करना, उसके हेड नेक या ट्रंक की मूवमेंट को, उसकी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करना मिड ब्रेन का काम है। हाइंड ब्रेन में अलग अलग पार्ट बताए। सेरिबेलम, उसका काम है हमारे पोस्चर एंड बैलेंस को कंट्रोल करना और हमारी वॉलेंट्री एक्शन जैसे कि पिकिंग ऑफ पेन को कंट्रोल करना। जैसे कि इसमें भी हमें बैलेंस की ज़रूरत है। पेन उठाना है तो हमें उसको पिक करना पड़ेगा, तो सारा बैलेंस वाला काम कौन करता है? सेरिबेलम। मेड्यूला, इसका काम क्या है? हमारी इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर को, सलाइवेशन को ड्यूरिंग च्यूइंग ऑफ फूड और वोमिटिंग को। पोन्स का काम क्या है? इन्वॉल्व्स एक्शंस रेगुलेशंस ऑफ द रेस्पिरेशन। हमारे रेस्पिरेशन में जितने भी एक्शन है उसको रेगुलेट करना और इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना हमारे पोन्स का काम है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखना होता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स है। तो बाय नेचर इसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ब्रेन जो है हमारा ब्रेन बॉक्स के अंदर रहता है, स्कल के अंदर रहता है, जो कि एक हार्ड मटेरियल से बना होता है, बोन से बना होता है। और उसके अंदर भी फ्लूइड होती है, बलून लाइक फील्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। तो क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स के अंदर हमारा ब्रेन हिफाजत से रहता है और उसके अंदर भी फ्लूइड मटेरियल है, जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। और हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम से। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम जो होती है उसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है। तो स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। अब मस्कुलर टिश्यूज और नर्व्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? कैसे आपको अभी ऊपर आपको पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन समझाया। फॉर टेकिंग प्लेस द वॉलेंट्री एक्शन द ब्रेन हैज सेंट अ मैसेज टू द मसल्स। जितना भी वॉलेंट्री एक्शन है हमारा ब्रेन क्या करता है? हमारे मसल्स को मैसेज सेंड करता है कि अब ये पेन उठाओ, अब खाना खाओ, पढ़ाई करो। ये सब वॉलेंट्री एक्शन है और हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। The communication between the central nervous system and the other parts of the is facilitated by the peripheral nervous system. Consists of the cranial nerve arising from the brain and the spinal nerve arising from the spinal cord. तो जितना भी CNS and PNS के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के थ्रू हो रहा है। The brain allows us so to think and take action based on the thinking. This accomplished through a complex design which is different part of the brain responsible for integrating the different information. आपको बता दिया कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और अलग अलग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द एक्शंस फॉर अलग अलग स्टिमुलस। इनकी लिमिटेशंस क्या है? एक तो ये कि प्लांट्स के अंदर न्यूरॉन्स नहीं होती, नर्व सेल्स नहीं होती। दूसरा
ये कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है हर जगह नहीं पहुंच सकता, जहाँ जहाँ नर्व सेल्स नहीं है वहाँ इलेक्ट्रिक इम्पल्स नहीं जा सकता। और तीसरा ये कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट होके और रिस्पॉन्ड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। सेल को अपने आप को रीसेट करना पड़ता है बार बार, इलेक्ट्रिक से केमिकल, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से केमिकल, ऐसे करते करते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो इट इज़ अ टाइम टेकन प्रोसेस, इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन में ये हेल्पफुल नहीं होता है। अब केमिकल कम्युनिकेशन की बात करेंगे, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन यानी कि न्यूरॉन्स का काम नहीं हो पाता वहाँ फिर केमिकल से काम लेना पड़ता है। और ख़ासकर ये चीज़ होती है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। सो या तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होगी या डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होगी। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ में क्या क्या होगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट है, किसी ने छुआ और वो तुरंत श्रिंक हो गई, इसके लिए उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स करना होगा। तो ये होगा वाटर मूवमेंट के थ्रू। फॉर मूवमेंट टू हैपन, सेल चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। ठीक है, या तो वो सेल्स श्रिंक कर जाएगा या स्वेल अप कर जाएगा। फिर आती है डिपेंडेंट मूवमेंट की बात। ये कैसे होता है, टूवर्ड्स किसी स्टिमुलस ये मूवमेंट होता है। जैसे दीज मूवमेंट आर टॉपिकल मूवमेंट, किसी न किसी डायरेक्शन में होगा टूवर्ड्स द स्टिमुलस। और इसमें हेल्प कौन करती है, टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स आर द पार्ट of the tendrils away from the object grow more rapidly as compared to the part near the object. This causes circulation of the tendril around the object. For example, phototropism, फोटो यानी लाइट। अगर प्लांट है उसको फोटोसिंथेसिस करना है, आपने उसको अंधेरे में रखा हुआ है, जहाँ से भी थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है वो उसकी तरफ मुड़ जाएगा। क्यों मुड़ेगा, क्योंकि उसको लाइट की ज़रूरत है। लीव्स अपवर्ड मूवमेंट करती है, सारी ऊपर होती हैं। क्यों होती है, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करना है, उसको लाइट में रहना है। सो द मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट इज फोटोट्रॉपिज्म। जियो यानी कि ग्रेविटी, अर्थ। तो मूवमेंट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सॉइल इज जियोट्रॉपिज्म। रूट नीचे जाते हैं, शूट ऊपर जाती है। क्यों, जियोट्रॉपिज्म की वजह से। कीमोट्रॉपिज्म यानी केमिकल्स के टूवर्ड्स कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है, जैसे अगर पॉलन ग्रेन है उसको ओवरी तक जाना है तो एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसके वजह से वो पॉलन ग्रेन ओवरीज तक पहुंचेंगे। सो इसको हम कीमोट्रॉपिज्म बोलेंगे। हाइड्रो यानी वाटर, तो वाटर के टूवर्ड्स अगर मूवमेंट अगर हो रहा है तो वो रूट से वाटर की तलाश में जाएंगे अंदर अंदर तक, तो वो हो गया क्या, हाइड्रोट्रॉपिज्म। प्लांट हार्मोन्स, ह्यूमन हार्मोन्स, दोनों एनिमल और प्लांट्स दोनों के अंदर हार्मोन्स होते हैं फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। सो प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं ये हार्मोन्स, दीज आर द केमिकल कंपाउंड व्हिच हेल्प टू कोऑर्डिनेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट। जिस तरीके से ह्यूमन में ये हार्मोन काम करते हैं ग्रोथ, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट में, उसी तरीके से प्लांट में भी करते हैं। 4 मेन हार्मोन्स है आपकी बुक में। पहला है ऑक्सिन, दिस हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड इन द शूट टिप। जो भी ब्रांचेस शूट्स होते हैं उसके टिप्स पे सिंथेसाइज होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसको सेल को ग्रोथ में हेल्प करना होता है और फोटोट्रॉपिज्म में हेल्प करना होता है, हमारे लाइट की तरफ मूवमेंट में हेल्प करना होता है। जितने भी ग्रीन शूट्स है, लीव्स है, उसके अंदर ऑक्सिन होगी और ऑक्सिन उसमें उसकी ग्रोथ में और फोटोट्रॉपिज्म में हेल्प करेगी। दूसरा है जिब्रेलिन, ये स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा है साइटोकिनिन, साइटो यानी सेल, तो सेल डिवीज़न के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन वो है साइटोकिनिन, और जो ज़्यादातर फ्रूट्स और सीड्स में पाए जाते हैं क्योंकि सेल डिवीज़न वहीं पे होता है। चौथा एब्सिसिक एसिड, जिस तरीके से स्ट्रेस हार्मोन ह्यूमन के अंदर होते हैं, एड्रेनलिन एड्रिनल कॉर्टेक्स में बनते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स में भी स्ट्रेस हार्मोन होते हैं जिसकी वजह से पतझड़ होती है, प्लांट्स जो लीव्स होती है शेड करते हैं या सूख जाते हैं,
So abscisic acid inhibits the growth. It causes the whitening of the leaves. So it is called stress hormone in the plants. ह्यूमन हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलती है। पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो काम करता है ह्यूमन हार्मोन के रिलीज और फंक्शनिंग में। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन में। आप प्लीज़ उससे भी जाएं और देखें, डिटेल वीडियो है। Hormones are chemical substances which control and coordinate the activities of living organism. Endocrine glands are the glands secrete the product which is known as hormone into the blood and the main organ releasing the hormone. Hormone को रिलीज करने के लिए जो मेन ऑर्गन है उसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं और यही हार्मोन को कहाँ रिलीज करती है? ब्लड के अंदर। लिस्ट है ह्यूमन के अंदर मेल और फीमेल में जो कि सेम है एक्सेप्ट द जेनेटल और सेक्स हार्मोन जिससे हम कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन निकालेगा और ओवरीज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन निकालेगा। प्रोजेस्टेरोन सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज में निकलता है। सो एक एक करके जानेंगे कि पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस कौन कौन से हार्मोन निकालते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले थायराइड के बारे में बात करते हैं। थायराइड थायरॉक्सिन निकालता है जो कि नेक या थोरैक्स कैविटी में रहता है ग्लैंड, और ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन करता है। इसीलिए हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट खाने चाहिए क्योंकि वो हेल्प करता है थायराइड के फंक्शनिंग में। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड निकालेगी, इसलिए इसको मास्टर हार्मोन, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन निकालने के साथ साथ बाकी ग्लैंड्स को भी, एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है। एड्रिनलिन अभी बताया था, इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल। द एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड अबव बोथ द किडनीज। दोनों किडनी पे एक एक एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनल जो है ग्लैंड होती है वो निकालती है एड्रिनलिन। इट रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है। इंसुलिन, इंसुलिन का काम क्या होता है? हमारी पैंक्रियाज से सिक्रीट होती है और ये रिड्यूस करती है ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है। और पैंक्रियाज से एक और हार्मोन भी निकलती है ग्लूकागॉन जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाती है। सेक्स हार्मोन में आती है टेस्टोस्टेरोन जो कि टेस्टिस निकालती है, जो हमारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। या एस्ट्रोजन जो कि ओवरी से निकलती है, वो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए या प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और एक और हार्मोन निकलता है फीमेल में, प्रोजेस्टेरोन, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जो हेल्प करता है यूटरस को टू रिसीव द फर्टिलाइज एग। और बाकी मैटरनिटी रिलेटेड जितने भी फंक्शंस है उसमें प्रोजेस्टेरोन का काम होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ आयोडीन बता दिया आपको ऊपर। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं करेगा और हमें एक डिजीज़ हो जाती है जिसको हम गोइटर कहते हैं। आप इसको डिटेल में डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। डायबिटीज़ जो होती है डिजीज़ होती है जो कि इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। तो इसकी वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है बॉडी में। तो इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इंसुलिन की कमी है तो इंसुलिन की दवाई या इंजेक्शन खानी पड़ती है। कॉज क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन इन हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल। सो द ट्रीटमेंट इज इंसुलिन इंजेक्शन। एक होती है फीडबैक मैकेनिज्म। अभी जो आपको गोइटर और डायबिटीज़ दो बीमारियां बताई है, क्यों हुई है? क्योंकि हमारे ग्लैंड ने सही से फंक्शन नहीं किया, या तो ज़्यादा हार्मोन निकाल दिया या कम
निकाल दिया या सही वक्त पे नहीं निकाला, तो उसकी वजह से इम्पेयरमेंट हो गई। तो फीडबैक मैकेनिज़्म वो मैकेनिज़्म है हमारी बॉडी का जो हमारे होम्योस्टैसिस को मेंटेन करता है बॉडी का। अगर हमारे पैंक्रियाज की बात करें तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम है तो पैंक्रियाज ग्लूकागॉन निकालेगा, एक हार्मोन जो कि हमारे लीवर को हेल्प करेगा टू ब्रेक डाउन द स्टोर्ड ग्लाइकोजन एंड रिलीज द ग्लूकोज। ग्लूकोज की कमी थी, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाने में हेल्प कर देगा ग्लूकागॉन। लेकिन वहीं अगर ये ग्लूकोज लेवल बढ़ गई है बॉडी के अंदर, बहुत मीठा खा लिया किसी वजह से, तो अब हमारी बॉडी से निकलेगी इंसुलिन पैंक्रियाज से, और वो क्या करेगी, हमारे लीवर को क्या करेगी, हेल्प करेगी टू रिमूव द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड एंड स्टोर इट एज अ ग्लाइकोजन। उस ब्लड शुगर को निकाल के रिमूव करके ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देगी कौन, इंसुलिन। तो एक जगह लीवर ब्रेक डाउन कर रहा है ग्लाइकोजन को ब्लड शुगर बढ़ाने के लिए, और एक जगह क्या कर रहा है, ग्लूकोज को स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ताकि ब्लड शुगर हमारा जो है घट जाए, तो बैलेंस हो जाए दोनों केस में। ये राइट हैंड साइड पे जो येलो के ऊपर टू लो लिखा हुआ है, प्लीज़ इसको टू हाई कर दीजिएगा। होप आपको फीडबैक मैकेनिज़्म भी समझ में आई हो, और इसके लिए भी हमने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, प्लीज़ आप जाएँ और उसे भी देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।